हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी क्षितिज भाग 2 से नागार्जुन जी द्वारा लिखित यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने दंतुरित मुस्कान कविता पढ़ी और यहाँ हमने फसल को स्टार्ट किया था। तो दो कविताएं यहाँ पर कवि ने लिखे हैं। पहली कविता में उन्होंने एक बच्चे की दांतों, जो छोटे छोटे दांतों भरी जो मुस्कान है, उस पर जो है मोहित होकर के ये कविता लिखी है। दूसरी कविता में उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से फसल पर ही कविता लिखी है कि ये जो फसल है, ये किसी एक व्यक्ति की मेहनत का काम नहीं है, या किसी एक नदी के पानी का ये जादू नहीं है, या किसी एक खेत की मिट्टी का ये जादू नहीं है, बल्कि इसमें जो है कई लोगों का हाथ होता है। साथ में यहाँ फसल में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है और फसल में जो है किन किन का योगदान होता है, इस कविता के माध्यम से वो हमें बताते हैं। तो उन्होंने कहा है इस कविता में, काव्यांश 1 में, कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर। तो यहाँ कवि कहते हैं किसी फसल की पैदावार में, फसल को उगाने के लिए किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी एक नदी का नहीं। तो यहाँ कहा उन्होंने एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है ये फसल। जो फसल आपको दिखती है, जिसे देख करके आप जो है उसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आप मोहित हो जाते हैं, लेकिन वो फसल जो है यूं ही नहीं उगती है, उसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जो है वो जादू है। ऐसा क्यों है, जादू क्यों कहा? क्योंकि देखिए, नदियों से पानी क्या होता है, सिंचाई के काम आता है। साथ में वो नदी का पानी वाष्पीकृत होकर के बादल बनता है, और बादल से जो है वो पानी बरसाता है और फसल को जो है वो क्या करता है, हरा भरा करता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि कभी कभी जब बहुत ज्यादा जो है गर्मी हो जाती है, बारिश नहीं होती है, तो सबसे ज्यादा परेशान, देखिए हम तो सिर्फ अपने शरीर के लिए दुखी होते हैं, लेकिन उस किसान को अपने से ज्यादा अपनी फसल की चिंता होती है कि मेरी फसल का क्या होगा, मेरी फसल सूख गई है, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो वो जो है उसे अपने फसल की ही चिंता रहती है। हम अपने ही बारे में सोचते हैं कि देखो हमारा जो है क्या होगा, हमें गर्मी हो रही है और हम अंदर इतना ही हम सहन कर पाते हैं, लेकिन वो जो किसान है, वो अपनी फसल के बारे में ही सोचता है, उसे अपने फसल की ही चिंता लगी रहती है। और यहाँ उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू? क्योंकि पानी, जो नदियों का जो पानी है, वो वाष्पीकृत होता है, बादल बनता है और बरस करके फिर फसलों के लिए जो है वो क्या करता है, फसल को उगाने में जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सेकंड, उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अब देखिए, देखिए आप कोई फसल उगा रहे हैं, उस फसल को उगाने के लिए क्या सिर्फ बारिश ही वहां पर जरूरी है? क्या वहां पर अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं है? देखिए, किसी भी फसल में जो है एक का नहीं, बहुत सारे जो किसान हैं, उनके हाथों का जो है स्पर्श चाहिए, उनकी परिश्रम, उनकी मेहनत का भी यहाँ पर ये फल होता है। तो बारिश भी हो रही है, मिट्टी भी अच्छी है, और उसमें कोई किसान काम नहीं कर रहा है, तो वो फसल आपकी हो ही नहीं पाएगी, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फसल में जो है किसान की मेहनत होती है। और देखिए, किसान काम कर रहा है, मिट्टी भी अच्छी है, वर्षा नहीं है, तो फिर जो है वो किसान की मेहनत बेकार है, वो मिट्टी भी जो है फिर बेकार हो जाती है। तो उतना ही योगदान नदियों का है, उतना ही योगदान उन किसानों का है, और उतना ही योगदान उस उपजाऊ मिट्टी की है। आपके खेतों में वर्षा भी लगातार जो है होती रहती है, ठीक है, समय समय पर जो है वर्षा हो रही है, किसान बहुत परिश्रम कर रहा है, लेकिन मिट्टी जो है उपजाऊ ना हो तो फिर फसल आपकी नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपने जो है ईवीएस में भी पढ़ा होगा कि अलग अलग मिट्टी जो है, अलग अलग फसलों के लिए जो है अलग अलग मिट्टी होती है। ऐसा नहीं है कि हर मिट्टी में, एक ही मिट्टी में आप सारी फसलें उगा दें। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग मिट्टी चाहिए,
ठीक है। और उस मिट्टी की जो है वो उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मिट्टी आपकी उपजाऊ नहीं है तो फसल आपकी बेकार है, फिर आपकी फसल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी में जो है मिट्टी आपकी उर्वरक होनी चाहिए, उसमें जो है उर्वरक शक्ति होनी चाहिए ताकि वो फसल को उगा सके। मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए, किसान की मेहनत चाहिए और साथ में आपको पानी की भी जरूरत है। तो इन सभी की मेहनत लगती है एक फसल को उगाने में। तो यहाँ पर लेखक ने यही, कवि ने यही कहा है हमसे कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श। तो देखिए हमारे पूरे दुनिया में जो है लाखों और करोड़ों हाथों का स्पर्श है, करोड़ों किसान लगे रहते हैं इस फसल की पैदावार में। फिर इन्होंने कहा एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म चाहिए, तब जाकर के फसल उगती है। यहाँ कुछ शब्दार्थ है, इनको आपने लिखना है। ढेर सारी अर्थात बहुत सारी। कोटि यहाँ शब्द आया है, कोटि का मीनिंग यहाँ पर करोड़ है। कोटि का मतलब करोड़ है, ठीक है। स्पर्श अर्थात छूना। स्पर्श शब्द, स्पर्श यानी छूना। गरिमा, गुरुत्व, भारीपन। गुरुत्व हो गया, भारीपन हो गया, महत्व हो गया, गौरव हो गया या गर्व। गुणधर्म, किसी वस्तु में पाई जाने वाली वह विशेषता, वह विशेष बात या तत्व जिसके द्वारा वह दूसरी वस्तु से अलग मानी जाती है। तो किसी भी फसल को उगाने के लिए सबसे पहले आप वहां मिट्टी को चेक करते हैं कि वो मिट्टी कैसी है, ठीक है। फिर उसमें किसान की मेहनत लगती है और फिर उसमें प्रॉपर पानी, सिंचाई, पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ इन चीजों का यहाँ पर महत्व है। और अब आप इसको कैसे लिखेंगे, शब्दार्थ आपने लिख लिया, तो इसके प्रसंग को आप कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर क्या प्रसंग चल रहा है। तो अलग अलग नदियों का पानी जब भाप बनकर क्या होता है, उड़ता है, तो आकाश में बादल के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है और फिर वही बादल बरस कर धरती पर पानी के रूप में वापस आ जाते हैं, जिससे फसल को जो है भरपूर पनपने का मौका मिलता है, ठीक है। इससे फसल को भरपूर पनपने का मौका मिलता है। इसी का वर्णन कवि इस पंक्ति में कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आप लिखेंगे इसकी व्याख्या। तो उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि अनेक नदियों का पानी अपना जादुई असर करता है, तब जाकर के फसल पैदा होती है। आगे यहाँ कवि कहते हैं एक नहीं, दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम का परिणाम, के परिणाम से जो है एक अच्छी फसल तैयार होती है। अर्थात हजारों खेतों पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों किसान जो हैं दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है, और अपनी फसल की देखभाल करते हैं। देखिए किसान जो है कड़ी धूप में, वर्षा में, ठंड में वो अपने फसल को ही देखता रहता है, उसका काम ही वही है। वो उसके लिए सब कुछ उसकी फसल है, ठीक है। तो वो जो है उसकी देखरेख करता है, उसकी देखभाल करता है, उसमें प्रॉपर समय समय पर वो पानी देता है, समय समय पर उसको खाद देता है और उसकी निराई गुड़ाई जो भी है वो करता है किसान, और फिर उसकी कटाई। तो बहुत मेहनत लगती है उन किसानों की फसल को उगाने में और उसकी देखरेख करने में, ठीक है। उसमें जो है वो समय समय पर खाद देगा, पानी देगा और पोषक तत्व भी वो देता रहता है, तब जाकर के कहीं फसल खेतों में लहलहा उठती है। अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए किसी अच्छी फसल के लिए मिट्टी का अच्छा होना भी आवश्यक है। इसलिए कभी कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की जो उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व भी जो है इन फसलों के अंदर छुपे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जड़ों से जो है पेड़ों के या पौधों की जड़ों से जो है क्या होती है, मिट्टी से जो है वो पानी और जो भी पोषक तत्व हैं वो जड़ों के माध्यम से
पूरे पौधे में, फसल है वो भी एक छोटा सा प्लांट है, तो वो जो है उसमें पूरे पौधे में जो है, पूरी फसल में जो है वो पहुंचता है। तो इसमें क्या है, इन फसलों के अंदर क्या छुपी हैं, उपजाऊ मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो छुपे हैं, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यानी मिट्टी से मिलने वाले जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो फसलों के लिए जरूरी होते हैं, और अलग अलग तरह की जो फसल हैं उनको उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी भी आवश्यक है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर आपका एक प्रश्न रहेगा, मिट्टी के आप प्रकार भी, एक प्रश्न आप, मिट्टी के प्रकार आप लिखेंगे और कौन सी प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, ये प्रश्न भी आपको साथ में करना है। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर जैसा कि कवि ने कहा कि अलग अलग फसलें जो हैं अलग अलग मिट्टियों में उगाए जाते हैं, अलग अलग गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आपने मिट्टियों के प्रकार, मिट्टी के प्रकार आपको लिखने हैं, और ये भी बताना है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, चलिए, अब भाव क्या है यहाँ कवि का, यहाँ कवि फसल को तैयार होने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। नदियों का पानी, फिर वही चीज है कि जब भाप बनकर वो आकाश में जाता है और बादल बन जाता है, और फिर वही बादल बरस जाता है। ठीक है, पानी के रूप में जो है वो फिर से वापस आ जाता है, जिससे फसलों को जो है अच्छी प्रकार से पनपने का मौका मिलता है। साथ में इन्होंने यहाँ करोड़ों किसानों को जो है रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के फसल अच्छी होती है। और मिट्टी की विशेषता भी इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिट्टी अगर अच्छी नहीं होगी, मिट्टी अगर उस फसल के लिए अच्छी नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर दें, किसान चाहे रात दिन उस फसल पर की मेहनत करता रहे, लेकिन वो आपकी फसल जो है अच्छी नहीं होगी। उसके बाद उसमें आप कितने ही पानी डाल दें, लेकिन वो फसल आपकी अच्छी नहीं होगी। तो सभी चीजों की बराबर आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर काव्यांश है, फसल क्या है। अब आगे कवि ने क्या कहा है, पहले तो उन्होंने बताया है कि लाख लाख करोड़ों करोड़ों हाथों का जादू है। ठीक है, एक की नहीं, दो की नहीं, कई कई नदियों का इसमें जो है हाथ होता है। एक की नहीं, दो की नहीं, लाखों हजारों जो है खेतों की उपजाऊ मिट्टी का ये जादू है। अब फिर से वो हमसे प्रश्न कर रहे हैं दूसरे काव्यांश में, फसल क्या है। और फिर जो है बड़े ही सुंदर तरीके से उन्होंने फसल पर, देखिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि फसल पर भी इतनी अच्छी कविता लिखी जा सकती है। साथ में उन्होंने इस फसल की कविता जो है लिखते समय उस कविता में फसल की गुणवत्ता बताई, फसल को उगाने में किन किन लोगों की आवश्यकता, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन किन तत्वों की यहाँ आवश्यकता होती है, ये चीजें यहाँ बताई। अब वो क्या कह रहे हैं, फसल क्या है, खुद ही प्रश्न करते हैं, खुद ही उसका उत्तर इस कविता के माध्यम से बताते हैं कि और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, और रूपांतर है सूरज की किरणों का, चिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। चलिए, इसको लिखेंगे, फसल क्या है। तो चलिए, इसके कुछ शब्दार्थ हैं। महिमा यानी महत्वपूर्ण, या महान होने की अवस्था या भाव, या महानता, बड़ाई, गौरव या बड़ा। भूरी अर्थात भूरा रंग, काली काला रंग। यहाँ अलग अलग मिट्टियों के जो है रंग बताए गए हैं, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी। ठीक है, एक प्रकार का जो है हल्का पीला रंग होता है संदली मिट्टी। रूपांतर यानी कि रूप में परिवर्तन, किसी वस्तु का जो बदला हुआ रूप है उसे आप रूपांतर कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। सिमटा अर्थात जिसका संकुचन हुआ हो, सिकुड़ा। संकोच झिझक, हिचकिचाहट, असमंजस। संकोच यानी झिझक, हिचकिचाहट, असमंजस। थिरकन यानी भावों के साथ पैरों को उठाते,
गिराते और हिलाते हुए नाचने की जो अवस्था है उसे थिरकन कहते हैं। थिरक। चलिए शब्दार्थों को लिखें। भूरी अर्थात भूरा, काली अर्थात काला रंग, तो ये मिट्टियों के रंग हैं। संदली एक प्रकार का हल्का सा पीला जो मिट्टी होती है उसे संदली। रूपांतर रूप में परिवर्तन, वस्तु का जो बदला हुआ रूप होता है जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। सिमटा जिसका संकुचन हुआ हो या सिकुड़ा हुआ। संकोच झिझक या हिचकिचाहट। असमंजस से आप कहते हैं। ठीक है। और भावों के साथ पैरों को उठाते या फिर गिराते या हिलाते। चलिए जल्दी से इसके शब्दार्थ लिखें। चलिए अब यहाँ पर क्या कहते हैं कवि, फसलों को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए क्या आवश्यक है। उपरोक्त पंक्ति में कवि इन्हीं का वर्णन कर रहे हैं। अब कवि ने यहाँ पर क्या कहा है कि फसलों को जो है अच्छे से फलने और फूलने के लिए क्या आवश्यक है, इसका वर्णन इन पंक्तियों में कर रहे हैं। साथ में मिट्टी की गुणवत्ता पूर्वक होना भी जरूरी है, क्योंकि मिट्टी की विशेषताओं के अनुसार ही फसल पैदा होती है। अलग अलग तरह की जो मिट्टी है में अलग अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, जिसके अनुसार अलग अलग तरह की फसलों की पैदावार की जाती है। पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरणों और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी में ही ये पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से जरूरी पोषक तत्व जो है पानी व हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर अपना भोजन बनाते हैं, जिसको आप विज्ञान में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं। तो ये तो सभी जानते हैं बच्चे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और वो जो है मिट्टी से उस समय पोषक तत्व लेते हैं और साथ में पानी भी वो जड़ों से लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है उपरोक्त पंक्तियों में कवि पहले तो प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछा है उन्होंने कि फसल क्या है, फिर उसी प्रश्न का वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि नदियों के पानी का जादू फसल के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि बिना फसल पानी के जो है फसल का उगना नामुमकिन है। करोड़ों किसानों की जो है दिन रात की मेहनत का नतीजा है फसल। ठीक है। और भूरी, काली, खुशबूदार, हल्की पीली, यानी अलग अलग प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनके पोषक तत्व और सूरज की जो किरणें हैं वो भी अपना रूप जो है बदलकर इन फसलों के अंदर जो है समाहित रहती है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है और हवा में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करते हैं, पौधे उसे अवशोषित करते हैं और पत्तियों के द्वारा वो भोजन बनाते हैं। सबको पता है कि पौधे पत्तियों के द्वारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। जैसे हम खाना बनाते हैं ना, तो हमें जो है खाना बनाने के लिए खाने की जो वस्तुएं हैं वो तो चाहिए ही, साथ में हमें गैस भी चाहिए। तो ऐसे ही पत्तियां जब खाना बनाती हैं तो भोजन बनाते हैं, तो उनमें सूर्य का प्रकाश भी उनको चाहिए, तब जाकर के वो खाना बनाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने ये कहा है, और साथ में इन्होंने क्या कहा, हवा के भावों के साथ पैरों को उठाते गिराते और हिलाते हुए नाचने का नाम दिया है। ठीक है। फसल भाव यहाँ पर आप पढ़ेंगे, अच्छी तरह से फसलों को फलने फूलने के लिए किसान की मेहनत के साथ साथ पानी, मिट्टी की गुणवत्ता पूर्वक, मिट्टी को जो है गुणवत्ता पूर्वक अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह के पोषक तत्व जो हैं क्या होते हैं, पौधों में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, जो कि पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरणें और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों की आवश्यकता पड़ती है। फिर इन्होंने यहाँ पर कहा है कि करोड़ों किसान जो है दिन रात क्या करते रहते हैं, मेहनत करते हैं। नदियों के पानी का जादू और अलग अलग प्रकार की जो खुशबू मिट्टी है उसका भी ये जादू है।
तब जाकर के ये फसल जो है हमारी पैदा होती है, तब जाके हमारी फसल उगती है। और इस प्रकार से ये जो आपकी फसल कविता है ये आपकी कंप्लीट हुई। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका फसल कविता जो कि यहाँ कवि नागार्जुन जी ने लिखी है। तो ये आपने सभी ने यहाँ पर इन कविताओं के भावार्थ शब्दार्थ को आपने समझ लिया। ठीक है, अब जैसा कि हमने दंतरित मुस्कान, इसके प्रश्न उत्तर हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको करा दिए थे। यह दंतरित मुस्कान, इसके प्रश्न उत्तर हो चुके थे। अब हमने फसल कविता पढ़ी है, तो फसल कविता के ही यहाँ पर कुछ आपके प्रश्न हैं, इनको हम अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल क्या है? चलिए प्रश्न लिखेंगे, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल क्या है? तो प्रश्न का उत्तर लिखें, कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का क्या है? जादू है। लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा है, तथा भिन्न प्रकार के मिट्टी के गुणधर्म, सूर्य की किरणों और वायु की मंद गति का परिणाम। यानी फसल मनुष्य और प्रकृति दोनों के मिलकर जो है काम करने की उपजता है। तो इसमें जो है मनुष्य और प्रकृति दोनों का हाथ है फसल को उगाने में। किसी एक से जो है फसल की जो पैदावार है वो नहीं हो पाती। जहाँ प्रकृति हमें पानी और मिट्टी देती है इस फसल को उगाने के लिए, वहीं मनुष्य जो है अपने परिश्रम का जो है यहाँ पर क्या करता है? समावेश करता है, तब जाकर के एक फसल उगती है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके प्रश्न जो है नेक्स्ट प्रश्न हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से हमने आज फसल कविता पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इसकी हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।